गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम न्यू चैप्टर गद्य भाग का चैप्टर नंबर 14 थैले पर हिमालय स्टार्ट करते हैं। थैले पर हिमालय निबंध धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। सबसे पहले हम धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय रीड करते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुई। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया है। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं के मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की संजीव झांकी मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अबीबी, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान, अंधा युग, थैले पर हिमालय, अनकही व प्रशांति निबंध संग्रह प्रमुख हैं इसके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध थैले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वरी की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। थैले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है। अर्थात बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर जो कवि है उसमें कौसानी की यात्रा उसे याद आ जाती है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। प्रस्तुत जो थैले पर हिमालय पर निबंध है, कौसानी के पर्वतीय सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है, अर्थात इसमें पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। इसका सार इस प्रकार है। जो इसका सार है वो देखिए कि थैले पर बर्फ का हिमालय। लेखक बताता है कि वह पान की दुकान पर अपने मित्र के साथ खड़ा हुआ था। तभी थैले पर बर्फ़ की सिले लादे हुए बर्फ़ वाला आया, तथा थैले पे बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ जो है वो थैले के ऊपर थी और वहीं से वो गुजरता है जब लेखक पान वाले के पास खड़ा होता है। उस बर्फ़ को देखते ही लेखक के दिमाग में तत्काल थैले पर हिमालय शीर्षक उभरा। तब उसके मन में हिमालय की सैर करने का विचार आया। अर्थात जब उसने बर्फ़ को देखा तो उसे हिमालय की याद आई और उसके मुंह से तत्काल ही निकला ठेले पर हिमालय। अर्थात ठेले पे जो बर्फ़ की सिल्लियाँ ही रखी हुई थी वह हिमालय का रूप ले रही थी, तो ठेले पर हिमालय जो शीर्षक उसके दिमाग में उभरा और उसके मन में क्या आया, हिमालय की सैर करने का विचार आया। कौसानी यात्रा। बर्फ़ के शिखरों को एकदम नज़दीक से देखने की लालसा से लेखक अपने मित्र के साथ उत्तराखंड
के कौसानी के लिए चल पड़ा। वे नैनीताल से रानीखेत और वहाँ से मचकोली होते हुए कोसी पहुँचे। कोसी से बस बदलकर वे कौसानी के लिए चल पड़े। लेखक के साथ उसके मित्र शुक्ल जी तथा एक चित्रकार भी थे। वह पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से सुहावना था। जो जो उसकी बस आगे बढ़ी तो पर्वतीय सुरम्यता बढ़ती गई, परंतु हिमालय के दर्शन न होने से कुछ क्षोभ व असंतोष भी होने लगा था। अर्थात जैसे ही अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है कि वो कौसानी के लिए किस तरीके से गए थे, रास्ते में क्या क्या उन्होंने देखा दृश्य, किससे वो गए, ये सारा वर्णन उन्होंने इस पाठ के अंदर किया है। आगे जो उन्होंने बताया वो है कौसानी की सुरम्य चटारता, कौसानी की जो सौंदर्यता का वर्णन लेखक कर रहा है। सोमेश्वर घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। बस अड्डे पर उतरते ही लेखक को वहाँ का अपार सौंदर्य देखने को मिला। वह अचल कत्यूर की रंग बिरंगी छटा, मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाओं का काटकर बनाए गए रास्ते, घाटी में बैलों से लड़ियाँ जैसी बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ आदि से सुसज्जित लग रहा था। वहीं से काफ़ी दूर पर लेखक को हिमालय का एक छोटा सा शिखर दिखाई दिया। आगे जब उसे हिमालय की श्रृंखला के जो दर्शन होते हैं उसका वर्णन लेखक कर रहा है। कौसानी के डाक बंगले के बरामदे में बैठकर लेखक अपने साथियों सहित बादलों से घिरे हुए हिमालय के शिखरों की श्रृंखला को एकटक देखता रहा। वहाँ पर बर्फ की इतनी विशाल राशि देखकर लेखक के सारे ताप व कष्ट विलीन हो गए। तब सूर्यास्त का समय हो रहा था और सुदूर हिमालय के शिखर, दर्रे, ढाल, ग्लेशियर, घाटियाँ आदि सुरम्य दिखाई दे रहे थे। सूर्यास्त की लालिमा से पर्वत शिखर केसरी वर्ण के लग रहे थे। अंधेरा होने के चांद निकल आया तो वहाँ का सारा प्राकृतिक परिवेश शांत था, जैसे हिम सो गया हो। ये तो हिमालय के दर्शन करके उसे कैसा लग रहा था और प्राकृतिक दिशा कैसी थी, यहाँ तक लेखक ने इस तरीके का वर्णन किया। और फिर आगे जो नेक्स्ट जो वर्णन कर रहा है वो लेखक कर रहा है कि हिमालय को देखकर जो लेखक है वो किस तरीके से भावुक हो जाता है। लेखक हिमालय को देखकर भावुक हो गया और सोचने लगा कि कवियों ने हिमालय को लेकर क्या क्या नहीं लिखा, परंतु वह एक पंक्ति भी नहीं लिख पा रहा है। सहसा चित्रकार सेन गुरुदेव रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लगा और तभी लोग अदम्य उल्लास एवं आनंद से भर गए। दूसरे दिन वे सब 12 मील चलकर बैजनाथ पहुँचे और गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की शुभ छाया के दर्शन कर आत्म विभोर हो गए, अर्थात प्रसन्नता अनुभव होने लगी। लेखक के लिए यह यात्रा एक मधुर स्मरण है जिसे वह कभी भी नहीं भूल सकता है। लेखक कहता है कि कौसानी की उस यात्रा का स्मरण कर उसका मन पिरा उठता है। कल थैले की बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तय स्मृतियों में डूब गया उस दर्द को समझता हूँ। जब थैले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ अर्थात हिमालय के ध्वल शिखर बार बार बुलाते हैं, परंतु जिंदगी में इतना समय कहाँ कि वह बार बार हिमालय जा सके। अर्थात जब उन्होंने थैले पर बर्फ़ की सिल्लियों को देखा तो जो उनकी यात्रा वृत्तांत थी वो पूरा स्मरण उनके मन के अंदर वापस आ गया। मतलब स्मृति पटल पर जो पूरा चित्र था वो वापस से उनको याद आ गया। केवल थैले पर बर्फ़ की सिल्लें देखकर मन बहला लेता हूँ। मन में आता है कि हिमालय को किसी के साथ संदेश भेज दूँ कि मैं फिर लौट कर आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं पर लेखक का मन रमता है। कि अर्थात लेखक ने जब थैले पर बर्फ़ की सिल्लियों को देखा तो उसे देखता ही उसे हिमालय की याद आ गई। और जब वह अपने मित्र के साथ कौसानी की यात्रा पर गया था हिमालय देखने के लिए, तो वह उसका पूरा विवरण, वहाँ की सौंदर्यता, किस तरीके से कहाँ रुके, किस तरीके से गए और सुंदरता के लिए रास्ते में क्या क्या मनोहर दृश्य थे, उन सब का वर्णन वो है उन्होंने अपने इस एकांकी के अंदर किया हुआ है।
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम कल की क्लास में रीड करेंगे।